हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ही ईजी और सिंपल वर्ड्स में पढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल नया स्टार्ट होने वाला है। लास्ट जो हमने पढ़ा है उससे ज़्यादा लिंक नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लिंक करता है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जो आपका आने वाला चैप्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो गॉसेस लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तब समझ में आएगा जब आप आज का टॉपिक कंप्लीट कर पाओगे। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एरिया। अब आप सोच रहे होंगे एरिया भी कोई पढ़ने की चीज है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं एरिया, स्क्वायर का, क्यूब का, स्फेयर का, हर चीज का एरिया पढ़ चुके हो। बिल्कुल पढ़ चुके हो, वही पढ़ना है। बट एक नई चीज है यहाँ पे आपके लिए, वो क्या है देखिए, दैट एरिया वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे पागल बना रही है मैम। नहीं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छी फिजिक्स है, कभी मनगढ़ंत कहानियां बन जाती हैं, कभी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बता देते हैं, पता नहीं क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चीज का रीजन है, हर एक चीज का प्रूफ है, मनगढ़ंत नहीं। ठीक है, तो अब देखिए एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने कह दिया, प्रूफ करते। चलो हम सिंपल एरिया लेके चलते हैं जब वो स्केलर होता है। तो देखिए आपने एक स्क्वायर लिया और एक आपने क्यूब लिया, क्यूबॉइड भी ले सकते हो आप और इसकी जगह आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो। सिर्फ क्या हो जाएगा एरिया, इसका अगर a इंटू ए है तो उसका a इंटू बी हो जाएगा और ऐसे इसका डिफरेंट हो जाएगा। इसका एरिया अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा ए स्क्वायर, इसका एरिया निकालते हो तो 6a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम ऐसे लेते आए हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हमें जरूरत पड़ी है एरिया को ऐसे वेक्टर क्वांटिटी लेने की, तो हमने उसे वेक्टर में कंसीडर कर लिया। अब आपको हो गए कि पहले हमने डायरेक्शन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने फ्लक्स नहीं पढ़ा। फ्लक्स में हमें एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। अब अगर हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं ना तो भी यही आना है मैग्नीट्यूड। तो देखिए हम देखते हैं कैसे। इसमें हमारी एक साइड ये है, एक साइड ये है। मैं कहती हूं आपको कि एरिया जो है वो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। होता है, मैंने कहा, आपको नहीं पता होता है, मैंने कहा होता है। आप तो देखोगे कैसे होता है। ए क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट हटा देते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा होता है। और ये थीटा किनके बीच में होता है, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 90 और साइन 90 कितना होता है 1। कितना आ रहा था एरिया ए स्क्वायर, कितना आ रहा है एरिया ए स्क्वायर। इसमें भी करके देख लो, इसमें ये ए करके ये आप अलग अलग निकालो सबका, इसका अलग एरिया, इसका अलग, सारी जो 6 इसकी फेस होते हैं ये 6, इन सबका अलग अलग एरिया निकाल लो, यही आएगा सबका अलग अलग। और फिर 6 है ऐड कर दो या 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, यही आना है। बट अब आपको ये ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर। हालांकि हमें ये थीटा वीटा भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ इसकी डायरेक्शन चाहिए, इसलिए हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी माना है। तो डायरेक्शन के लिए मैं चीज एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करा दूं, कई सारे डेरिवेशंस होने वाले हैं आपके आगे, उसके लिए ये सब कोई जरूरी नहीं है नोट करना आपके लिए, सिर्फ समझना जरूरी है इन चीजों को। नोट करने की जो चीज है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, एरिया वेक्टर ऑलवेज टेकन perpendicularly
आउटवर्ड टू द सरफेस। जिस भी आप सरफेस की बात कर रहे हो, अगर ये आपका सरफेस है, इसका एरिया आप बात कर रहे हो, तो हमें एरिया की डायरेक्शन चाहिए, वैल्यू तो वही रहनी है जो एरिया का फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, जो इसका सरफेस है उसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर। जैसे ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर वो शीट ऐसे है तो ये हो गया परपेंडिकुलर जेड एक्सिस में। अगर शीट इस तरीके से है, ये ऐसे बना दे, मान लो हम कोई शीट, ये शीट ऐसे है मान लो इस तरीके से, तो डायरेक्शन होगी इस तरीके से। और दो डायरेक्शन होती है हमेशा इस कंडीशन में, इसकी दो डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर। और लेनी कौन सी है हमें, जब एक प्लेन शीट की बात हो रही है। प्लेन शीट मतलब एक किसमें, प्लेन में दो डायमेंशन होनी चाहिए, एक्स और वाई। अगर ऐसे आप ले रहे हो तब तो आपको क्या लेनी है, कोई सी भी ले लो, चाहे इधर वाले ले लो चाहे इधर वाले ले लो, दोनों ही आउटवर्ड होती है। लेकिन अगर हम क्या बात कर दें, 3D जो हमारा शेप है वो 3D हो जाए, जैसे ये, इस कंडीशन में अगर आप बात करो तो हर एक फेस का अलग अलग होगा। ये वाला जो फेस है हमारा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा इसकी वेक्टर क्वांटिटी। इस ऊपर वाले सरफेस की अगर आप बात कर लेते हो तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर आउटवर्ड, सीधे के सीधे बिल्कुल परपेंडिकुलर। इस वाले की इधर होगी, इसकी इधर होगी, और जो फ्रंट है इसकी बाहर होगी और पीछे वाले की बाहर होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है आउटवर्ड होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर एक प्लेन शीट है, प्लेन शीट मतलब एक प्लेन में बनी हुई है, प्लेन में मतलब दो क्या है, डायमेंशंस है, दो एक्सिस पे बनी हुई है, तो आप दोनों डायरेक्शन में कोई भी ले लो, दोनों ही आउटवर्ड है। लेकिन जब एक कैसी हो, 3D डायमेंशंस हो, तीनों एक्सिस उसमें बने हुए हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको कोई भी फेस ले लीजिए, उसका आउटवर्ड डायरेक्शन में ही उस वेक्टर को लेना है। क्लियर है यहां तक? इसे आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक सुंदर सा डायग्राम बना देती हूँ। ये दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, इधर सिर्फ आउटवर्ड ये होगा और इधर दोनों साइड आउटवर्ड हो सकता है। नोट कर लीजिए आप इसको। हो गया? पोज करके या डायरेक्ट स्क्रीनशॉट। ओके, अब आते हैं हम हमारे फ्लक्स पे। ये चीज अब काम में आने वाली है फ्लक्स में, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एक एरिया वेक्टर के बारे में, कि ए क्रॉस ए होता है अगर स्क्वायर या क्यूब हो, लेकिन अगर क्या हो, क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगुलर हो, तो ए और बी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है देखिए, इट इज द नंबर ऑफ electric field lines passing through a plane surface perpendicular कोई भी प्लेन है आपका, मान लीजिए ये मैंने एक प्लेन ले लिया, मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन है, और क्या कहा गया है कि इसमें से क्या होनी चाहिए, लाइन पास होनी चाहिए, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। परफेक्ट नहीं बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सही बनाती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, इसमें से आपकी क्या पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
हो गई पास। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है उनकी नंबर कितने होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है देखिए 3। तो यहाँ फ्लक्स कितना हो गया 3, सिंपल। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखिए पहले इसका रिप्रेजेंटेशन बता देती हूं मैं आपको। फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, फाई फाई बोला जाता है इसको, और गोला बनाओ बीच में से उसको काट दो, इसे फाई बोला जाता है, फाई से रिप्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और उस शीट का एरिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ये। और इस फॉर्मूले से अगर यूनिट की बात कर ली जाए तो यूनिट भी आप बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पढ़ा था, न्यूटन पर कूलम, याद है कहाँ से, फोर्स अपॉन चार्ज पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट होगी। क्लियर, नोट कर लीजिए डेफिनेशन। अच्छा हाँ एक चीज और, फाई यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी, दोनों वेक्टर है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही पता है आपको वेक्टर है, एरिया इस बार हमने पढ़ लिया वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर है तो फाई क्या होगा वेक्टर, नहीं स्केलर। फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना कोई फर्क नहीं पड़ता इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एरिया की डायरेक्शन से, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम थोड़ा सा इससे आगे, करूँ रफ, देखिए अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया दैट 5 प्रोपोर्शनल ई एंड 5 प्रोपोर्शनल ए। इसे प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना है, फाई अपने आप बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे मान लो ये हमारा कोई एरिया है या कोई प्लेन शीट है जिसमें से हमारे क्या पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए बहुत क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ज्यादा होता है, प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हम कि जब बहुत ही क्लोज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। तो देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 कितना हो गया 8 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हो गई। तो इससे ये पता चल गया दैट ई अगर इंक्रीज होता है तो फाई भी इंक्रीज होता है। इसकी कंपैरिजन में अगर ये होता तो मान लो हमारे पास ज्यादा क्लोज नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता वहां पे, दूर दूर होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब आप देख लो क्या कंडीशन होती, सिर्फ फाई इज इक्वल टू 4 होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फाई भी कम हो गया। एरिया की बात करते हैं, एक मैंने ये शीट ली है और एक मैंने ये शीट ली है, देखते हैं देखिए गैप मैंने उतना ही रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ज्यादा नहीं करा है, लेकिन एरिया के कारण यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पर 5 है, तो एरिया बढ़ने से क्या हो गई फाई की वैल्यू भी बढ़ गई। हो गया क्लियर। अब देखिए जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यही फॉर्मूला पढ़ा है अभी हमने। इसमें अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को हटा दूं तो क्या होता है, ये कॉस थीटा। अब ये थीटा निकालने का खेल हो रहा है हमारा, थीटा कैसे निकलेगा, तो मैं आपको कंडीशंस लेके बताती हूँ।
जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इस डायरेक्शन में आपको दिया गया है परपेंडिकुलर, और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, इस कंडीशन में अब देखिए क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज 0 डिग्री, एंगल दोनों के बीच 0 डिग्री ए और ए के बीच में, तो फाई सीधा सीधा हमारा ई ए हो जाएगा। सही है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए ये आपको एक प्लेन शीट दी गई है और इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही है। इस कंडीशन में क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ये कॉज 90 हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू 0, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे नहीं होगा, कॉज 90 0 होता है। क्लियर। अब इसी में एक और है, मान लीजिए आपको ये शेप देने की बजाय, अब इसे नोट कर लीजिए पहले, ये कई बार कंडीशंस आ सकती हैं, नोट कर लीजिए इसे आप। अब मान लो आपको एक दूसरी शेप दी गई है, कौन सी, स्फीयर की। स्फीयर शेप के लिए क्या होगा, देखिए इसमें मान लीजिए मैं थोड़ा सा इधर बना देती हूँ उसको, आपको इसमें इसकी रेडियस दी गई है r, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया है आपको, ये बोला गया है कि इधर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो अब आप देखिए इसके एरिया जो है वो इधर होगा, एरिया की डायरेक्शन यही होगी, रेडियस के अलोंग, परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे है, ऐसे होगा इसका परपेंडिकुलर, ये ऐसे है मान लीजिए आपका स्फीयर, तो इसकी मैंने क्या बताया, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, स्ट्रेट इधर, तो हमने ये एरिया की डायरेक्शन ले ली। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या पढ़ी थी, आउटवर्ड, याद होगी अगर आपको तो, नहीं तो दोबारा नोट्स उठा के देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये हो गई। क्लियर। अब आगे चलते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा cos 0, तो हमारे पास आ गया फाई इज इक्वल टू ई। क्लियर। अब ई और ए की वैल्यू चाहिए। अब अगर हम बात करें कि हमें जो पूरा का पूरा एक साथ लेने की बजाय हमें एक छोटे से स्फीयर की फॉर्म में लेना है, एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं हम, यहाँ पे छोटे से एरिया का निकाल लेते हैं पहले, स्मॉल एलिमेंट लेकर के। तो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया तो उसका एरिया मान लीजिए कितना है, डी ए, पूरे का ए है तो उस छोटे से एलिमेंट का कितना होगा, डी ए, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, डी ए, डॉट तो हट ही गया cos 0 आकर के, ई डी ए हो गया। ई यहाँ पे कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज रखा है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़कर आए हैं, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो फाई इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर डी ए। अब जब एरिया डी ए है, छोटा एलिमेंट है, तो फ्लक्स भी पूरा थोड़ी ना होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा, उतने से के कारण उतने से में से जो फ्लक्स पास होगा वही होगा, पूरे का फ्लक्स थोड़ी ना पता चलेगा। तो पूरा अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, पढ़े हम यार, अभी तक कई बार पढ़ चुके हम, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। जब भी हमें कम चीज दी गई हो, छोटे सी चीज दी गई हो, पूरा निकाल लो, हमेशा इंटीग्रेशन होता है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू रख दीजिए डी फाई की, तो क्या हो गई देखिए, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर डी ए, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। सिर्फ इंटीग्रेशन होगा आपका डीए का, और डीए का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए, टोटल एरिया, इसका मतलब क्या है, टोटल एरिया, और टोटल एरिया कितना होता है, कितना होता है टोटल एरिया बताइए, क्या शेप दी गई है, स्फीयर की, क्या होगा स्फीयर का एरिया, क्या होता है, 4π आर स्क्वायर होता है, 4π से आपका 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो इस कंडीशन में फाई आ गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर। यहां से एक चीज और पता चली आपको, एक नया फॉर्मूला पता चला। कौन सा फॉर्मूला पता चला है, देखिए, दैट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएबी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको स्मॉल एलिमेंट के टर्म्स में बोला जाए एरिया, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। एक और फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया, नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल, आप इसे नोट करिए इतना। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल है आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन है, इसका एक डायग्राम और है, वो और मैं बना देती हूँ यहाँ पे। एक आपको डायग्राम दिया गया है, ये आपको ए दिए गए हैं सारे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ये आपको डायग्राम दिया गया है और ये वैल्यूज आपको दी गई है। क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए, ई एक्स इज इक्वल टू दिस एंड ई वाई एंड ई जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ई वाई और ई जेड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सारा का सारा एक्स डायरेक्शन में है, इधर है। क्लियर। और अल्फा, जो ये अल्फा है कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको ऑलरेडी दे दी गई है। फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है और एरिया भी आपको एक साइड की, यानी जो लेंथ है, जो साइड है, वो दे दी गई है, आपको फ्लक्स निकालना है। तो देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, इन सारे फेस की, जितने भी ये 6 फेस हैं इसके, इन सब की हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बता दी गई है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, यानी सिर्फ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं, तो देखिए इसकी कहाँ होगी, इधर होगी, A1। अगर इसे फेस नंबर 1 बोले तो इसकी होगी A2। तो क्या बताया था, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओके, और A3 इसको माना, तो ये हमारी A3 हो गई। A4 इसकी नीचे हो गई, इसकी बिल्कुल सामने A5, और ऐसे ही जो पीछे है इसकी A6 हो गई। सारी डायरेक्शंस, वेक्टर की डायरेक्शंस मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे फाई का। क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है। लेकिन अब ये एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये आपका क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए ये लगाया जाता है। नॉर्मली अगर प्लेन सरफेस हो तो हम ई डॉट डी ए लिखेंगे, और अगर एक क्लोज्ड सरफेस हो तो यहाँ पे कैसे ये लगा देते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। ओके, बट इस पूरे का हम एक साथ नहीं निकाल सकते, हमें सारे फेस अलग अलग करने पड़ेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1 यानी 1 वाला जो फेस है हमारा, प्लस 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। 6 फेसेस है। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो हमें हटानी है, एंगल देखना है। तो देखिए, सबसे पहले इनके बीच एंगल क्या है, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला ये है, देखो ए बी इधर और ये ई बी इधर, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। cos 0 और cos 0 हो गया आपका 1। तो हम इसको सिंपली ये लिख देते हैं EDA प्लस। इसकी बात करते हैं सेकंड की, तो देखिए सेकंड वाला इधर है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री, एक दूसरे के ऐसे अपोजिट। cos 180 होता है -1, तो माइनस EDA प्लस। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड देखिए हमारा ऊपर है और ये ऐसे है, एंगल कितना 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है, सीधा सीधा 0, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस 4 की बात करते हैं, 4 है हमारा ये ना, 4 की अगर हम बात करें तो देखो 4 भी परपेंडिकुलर, ये नीचे जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, और ये इधर है, क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी 0। 5 की बात करते हैं, 5 है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बाहर की तरफ, ऐसे ये बिल्कुल ऐसे, तो ये इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड
इधर ये भी क्या हो गया 90। 6 की बात करते हैं, 6 की बात करें तो 6 हमारा कौन सा था, बिल्कुल ये पीछे वाला, बैक वाला। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये ऐसे, फिर से क्या एंगल हो गया 90 डिग्री। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो देखिए अगर आप सोच रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे, जो कि अलग अलग हो सकती है। तो अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट, जो हम बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन dA माइनस ई इंटीग्रेशन dA। ई की बात करते हैं फर्स्ट वाले फेस के लिए। देखिए समझिएगा, फर्स्ट वाला फेस है आपका ये। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है आपकी। यहाँ पे हमें x की वैल्यू देखनी है, x कितना है। तो देखिए x कितना होगा, ये भी डिस्टेंस आपको a दी गई है डायग्राम में, ये मैं लिखना भूल गई, सॉरी। ये डिस्टेंस a है आपकी, ये यहाँ से और ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक की। तो यहाँ तक ये जो डायरेक्शन है ये कितनी होगी, a प्लस ए होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये डिस्टेंस कवर करिए, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो डिस्टेंस है जितनी इसने कवर करी है। तो a प्लस इतनी ये a, तो कितनी हो गई 2a। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें क्या लिखना है 2a, अल्फा आपका आगे एज इट इज है, 2a x की वैल्यू हो गई हाफ, और इंटीग्रेशन dA माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कौन से फेस के लिए, सेकंड फेस के लिए। तो सेकंड के लिए आप देखिए वो यहीं से डायरेक्शन, इस ये फेस यहीं पर है, यहाँ नहीं है यहाँ पर है। तो सिर्फ कितनी डिस्टेंस है ओरिजिन से a, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा इस फार्मूले में a, तो हो गया अल्फा a की पावर हाफ इंटीग्रेशन dA। क्लियर। अब देखिए इंटीग्रेशन कितना होगा dA, इस सरफेस की बात हो रही है, कितना होगा a स्क्वायर, इस सरफेस की बात हो रही है, कितना होगा a स्क्वायर, दोनों में रख देते हैं वैल्यू। तो अल्फा 2a की पावर हाफ इंटू a स्क्वायर, टोटल एरिया बताना है हमें, माइनस अल्फा a की पावर हाफ a स्क्वायर। कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका, अल्फा और a की पावर देखिए a स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आपका 2a की पावर हाफ, ये a की पावर यहाँ भी हम हाफ ले लेते हैं, ये हाफ है, ये भी बाहर आ गई दोनों साइड से। ठीक है, हमारा अंदर सिर्फ क्या बचा देखिए 2 की पावर हाफ, यानी अंडर रूट 2, और यहाँ पे पूरा का पूरा बाहर आ चुका है -1। ये कितना हो गया सॉल्व करने पर, देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, अल्फा a की पावर 5/2 और अंडर रूट 2 -1, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 -1, तो ये आ जाएगी 0.414। अल्फा a की पावर 5/2, इसमें आप अल्फा की वैल्यू रख लीजिए, आपको दी गई है, a की वैल्यू आपको दी गई है, वो वैल्यूज रख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गॉस लॉ, और वो इसी पर बेस्ड है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जब मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो इसको रिवाइज करने के बाद अच्छा समझ में आएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।